Now we study strength of shaft of varying sections. एक नॉर्मल शाफ्ट कैसा होता है? सिंपल, जिसका लेंथ मतलब जिसका डायमीटर यूनिफॉर्म होता है A to Z, मतलब लेफ्ट से लेकर राइट तक पूरा, ठीक है. बट व्हाट इज ए वेरिंग सेक्शन? ये वेरिंग सेक्शन क्या होता है? ओके, सो स्टार्ट. व्हेन ए शाफ्ट इज मेड अप ऑफ डिफरेंट लेंथ्स एंड ऑफ डिफरेंट डायमीटर, मतलब डिफरेंट लेंथ और अलग अलग डायमीटर का जब शाफ्ट होता है तो उसको वेरिंग सेक्शंस कहते हैं. कैसे दिखता है वेरिंग सेक्शन? मैं बताता हूँ. जैसे कि कोई शाफ्ट है, मान लो यहाँ इतना, फिर इसका बड़ा हो गया मान लो, और फिर this is a shaft. Okay, this is length 4 meter, this is 5 meter and this is 3 meter suppose. और डायमीटर भी अलग अलग है, इसका D1, इसका D2 एंड इसका D3 सपोज. सो दिस इज ए वेरिंग शाफ्ट. अब इसकी स्ट्रेंथ कैसे निकालते हैं? स्ट्रेंथ क्या होता है? व्हाट इज इट? इट इज मैक्सिमम टॉर्क ए शाफ्ट कैन बियर. मतलब इसका नॉर्मल शाफ्ट जो रहता है उसकी स्ट्रेंथ क्या होती है? मैक्सिमम टॉर्क, जो कि ये बियर कर सकता है. पर अब इस पूरे की स्ट्रेंथ क्या होगी? मान लो अगर इन इंडिविजुअल्स की बात करें हम, मान लो इसकी स्ट्रेंथ है 10, इसकी है 20 और इसकी है 15. ठीक है, मैं बस एक न्यूमेरिकल वैल्यू लेके आपको समझा रहा हूँ कि अगर इन तीनों में, मतलब ये तीन शाफ्ट से जुड़ के एक शाफ्ट बना है टोटल कंबाइंड शाफ्ट, तो इसकी स्ट्रेंथ क्या होगी? इसकी स्ट्रेंथ होगी इन तीनों का मिनिमम वैल्यू, दैट इज 10. द टॉर्क ट्रांसमिटेड बाय इंडिविजुअल सेक्शन शुड बी कैलकुलेटेड फर्स्ट. मतलब इन तीनों का मिनिमम टॉर्क निकालना पड़ेगा. दैट इज इसका 10 है, इसका 20 है, इसका 15 है, तो इनका मिनिमम क्या है? द स्ट्रेंथ ऑफ सच ए शाफ्ट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ दीज टॉर्क. क्योंकि अगर हम इसमें 10 से ज़्यादा, मान लो हमने अगर 15 फोर्स लगा दी, 15 का टॉर्क लगा दिया हमने इसमें, तो ये दोनों तो फेस कर लेंगे पर ये वाला तो टूट जाएगा ना. इसीलिए जो मिनिमम वैल्यू होती है ना, वही हमारा स्ट्रेंथ होती है. तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा. और न्यूमेरिकल में भी हमें तीनों का, मतलब यार जितने भी सेक्शन है उन सब का निकाल के जो मिनिमम होगा उसी को हमें उसकी स्ट्रेंथ या टॉर्क मानना पड़ेगा उस पूरे शाफ्ट की. नाउ वी टॉक अबाउट एन एग्जाम्पल कि वेरिंग सेक्शन पे किस टाइप का एग्जाम्पल आता है और कैसे सॉल्व करते हैं उसको. तो एक एग्जाम्पल है हमारे सामने जिसमें लिखा हुआ है कि ए शाफ्ट ABC ऑफ 500 मिलीमीटर लेंथ. मतलब मैंने इसका डायग्राम भी बनाया हुआ है. ये एक शाफ्ट है जिसकी लेंथ है 500 मिलीमीटर एंड 40 mm एक्सटर्नल डायमीटर, और इसका जो डायमीटर है इट इज़ 40 mm. ओके, इज बोर्ड फॉर ए पार्ट ऑफ इट्स लेंथ AB. मतलब इसके दो सेक्शन हैं, A, B एंड C, मतलब 3 सेक्शन है. आई मीन 2 सेक्शन ही है, मतलब टोटल 3 पार्ट्स में डिवाइड है. तो A से लेकर B तक बोर किया गया है, मतलब छेद है इसमें, जिसका डायमीटर है 20 mm डायमीटर. एंड फॉर द रिमेनिंग लेंथ BC to a 30 mm डायमीटर. मतलब इस शाफ्ट में छेद किया गया है, AB तक 20 mm डायमीटर रखा गया है और BC तक 30 mm डायमीटर रखा गया है उस छेद का. इफ द shear स्ट्रेस इज नॉट टू एक्सीड 80 न्यूटन पर mm². इस शाफ्ट की जो shear स्ट्रेस है वो 80 न्यूटन पर mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए. फाइंड द मैक्सिमम पावर द शाफ्ट कैन ट्रांसमिट एट ए स्पीड ऑफ 200 RPM. मतलब 200 RPM पर जब ये शाफ्ट चलेगा तो ये क्या मैक्सिमम पावर दे सकता है वो हमें निकालना है, या कह लो उसकी स्ट्रेंथ निकालना है. ओके, इफ द एंगल ऑफ ट्विस्ट इन द लेंथ ऑफ 20 mm डायमीटर बोर इज इक्वल टू दैट ऑफ इन द 30 mm डायमीटर बोर. मतलब एंगल ऑफ ट्विस्ट सेम है इन दोनों सेक्शंस का. फाइंड द लेंथ ऑफ द शाफ्ट दैट हैज बीन बोर्ड टू ए 20 mm डायमीटर एंड 30 mm डायमीटर. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें इसकी लेंथ और इसकी लेंथ, मतलब ये बोर कितने कितने लेंथ के किए गए हैं ये निकालना है. एंड इन दोनों लेंथ का सम है 500 mm, ये भी ध्यान रखिएगा. तो हम लिख लेते हैं कि क्या क्या गिवन है और क्या क्या हमें निकालना है. तो हमें दिया हुआ है कि टोटल लेंथ 500 mm है, एक्सटर्नल डायमीटर 40 mm है और AB का इंटरनल डायमीटर 20 mm था और BC का 30 mm है. मैक्सिमम shear स्ट्रेस दिया हुआ है 80 न्यूटन पर mm² एंड उसका RPM दिया हुआ है 200. तो लेट अज्यूम दैट L1 और L2 इन दो पार्ट्स की लेंथ है और T1 और T2 इन दो सेक्शंस का टॉर्क है. तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले ना इन दोनों का टॉर्क निकाल लेते हैं. ठीक है,
तो अब हम इंडिविजुअली टॉर्क निकालते हैं इन दोनों सेक्शन का, एंड वी हैव द फॉर्मूला ऑफ होलो शाफ्ट इन फॉर टॉर्क टी इज इक्वल टू π/16 टाउ डी आउटर की पावर 4 माइनस डी इनिशियल की पावर 4 डिवाइड बाय डायमीटर आउटर। तो हम वैल्यूज रखते हैं। सेक्शन ए बी की बात करते हैं पहले। सेक्शन ए बी के लिए अगर हम टॉर्क निकालते हैं तो उसमें हम वैल्यू रखेंगे π/16, टाउ हमें पता है कितना है 80, एंड डी आउटर हमारे पास है 40 की पावर 4 माइनस डी इनर दैट इज 20 divided by d outer 40, and its value is T of AB will be 942.50 Newton millimeter. Similarly section BC की हम बात करेंगे तो उसका जो टॉर्क की वैल्यू हम रखते हैं π/16 मल्टीप्लाई बाय 80 डिवाइड 40 की पावर 4 माइनस 30 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 40, एंड इसकी वैल्यू जो आएगी वो है हमारे पास 687.2 न्यूटन एम। अब हमारे पास दो टॉर्क हैं, सेक्शन ए बी का और सेक्शन बी सी का। तो हम कौन सी टॉर्क को चुनेंगे? सिंपल सी बात है, जो मिनिमम होगा उसी को हम लेंगे। मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। सपोज वी हैव टू थिंग्स, दैट इज मान लो ये लकड़ी है और ये लोहा है और हमें इस पे वेट रखना है, ठीक है। मान लो लकड़ी 10 किलोग्राम तक वेट उठा सकती है और जो लोहा है हमारा वो 20 किलोग्राम तक उठा सकता है, और हमें वेट रखना है। तो हम सिंपल सी बात है कि 10 से ज़्यादा वेट नहीं रखेंगे, क्योंकि अगर हमने 10 से ज़्यादा वेट रखा तो ये तो संभाल लेगा पर ये टूट जाएगा ना। इसी प्रकार से ये बात है कि हमें मिनिमम टॉर्क लेना होगा ताकि हम इस शाफ्ट को अच्छे से यूज़ कर पाएँ। तो सिंपल सी बात है, जो हमारा टॉर्क होगा वो हो जाएगा मिनिमम वाला, दैट इज 687.2 न्यूटन मिलीमीटर। तो इसी मिनिमम टॉर्क से हम पावर निकालेंगे, और पावर का हमें फॉर्मूला पता है इस 2π/N/T/60, क्योंकि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था फाइंड द मैक्सिमम पावर। सो वैल्यू रखेंगे हम यहाँ पे 2π। आरपीएम दिया हुआ है हमें 200 मल्टीप्लाई बाय 687.2, एंड इट विल बी इक्वल टू 14390 वाट। अब हमारा दूसरा सेक्शन है कि हम ये L1 और ये L2 कैसे निकालें। तो चलिए शुरू करते हैं। नाउ फॉर लेंथ L1 एंड L2, हमारे पास एक इक्वेशन पहले से ही है कि L1 प्लस L2 का जो सम है वो है हमारे पास 500 मिलीमीटर। दूसरी इक्वेशन हम कहाँ से लाएं? तो उसके लिए हमें क्वेश्चन में हिंट दिया हुआ था कि एंगल ऑफ ट्विस्ट दैट इज थीटा इज इक्वल फॉर ए बी एंड बी सी। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम इक्वेशन लगाएंगे T/J इज इक्वल टू सी थीटा बाय एल। ये इक्वेशन हमें पता है टॉर्सन इक्वेशन है, तो इससे हम क्या करते हैं, थीटा को इक्वेट करते हैं, एंड थीटा विल बी इक्वल टू TL डिवाइडेड बाय CJ। ए बी और बी सी के लिए हम इन दोनों को इक्वेट कर देते हैं क्योंकि गिवन है कि थीटा इक्वल है। एंड ऑल्सो फॉर ए बी एंड बी सी दोनों के लिए मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी एंड सेव टॉर्क, दिस इज सेव टॉर्क, दोनों के लिए इक्वल होगा। तो जब हम TL/CJ AB इज इक्वल टू TL/CJ BC करेंगे तो टॉर्क और C तो सेम था तो ये तो कट जाएगा, बट L ऑफ AB क्या था, L1, एंड लेट दिस बी J ऑफ AB इज इक्वल टू L2 ऑफ JBC। Now we have to find modulus of rigidity, this is J. We have to find polar moment of inertia. तो polar moment of inertia AB के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, π/32 D outer की पावर 4 माइनस D inner की पावर 4। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। तो हम इसमें वैल्यू रखेंगे, तो AB का क्या आएगा, π/32, आउटर क्या है हमारे पास 40 की पावर 4 माइनस 20 की पावर 4। इसको सॉल्व करने पर हमारे पास, इसको ऐसे ही लिख रहने देते हैं, कैलकुलेटर से कर लीजिएगा या इसको ऐसे लिख रहने दीजिए। एंड सिमिलरली फॉर J ऑफ BC विल बी π/32 टाइम्स 40 की पावर 4 माइनस 30 की पावर 4।
तो यहाँ से L1 बाय L2 कितना हो जाएगा इस इक्वेशन से, L1 बाय L2 इज इक्वल टू J ऑफ ए बी डिवाइडेड बाय J ऑफ बी सी। हम यहाँ वैल्यू रखेंगे तो ए बी की वैल्यू क्या है, पाई बाय 32 40 की पावर 4 माइनस 20 की पावर 4 डिवाइडेड बाय पाई बाय 32 40 की पावर 4 माइनस 30 की पावर 4। और इसको जब आप कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो L1 और L2 का रेशियो आएगा 1.37। एक इक्वेशन ये है L1 बाय L2 और एक इक्वेशन ये है L1 प्लस L2 का सम 500। तो हमको सॉल्व करके फाइनल आंसर मैं लिख देता हूँ, आप लोग उसको सॉल्व कीजिएगा। इट विल बी इक्वल टू 289 mm and L2 is equal to 211 mm. So this is the final answer. So guys, if you like this video, do drop a like, share and subscribe. Thank you guys.